एरोबिक रेस्पिरेशन जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद होता है पायरूवेट का, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो इसलिए जो ग्लाइकोलाइसिस के बाद पायरूवेट बना था उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना पड़ता है साइटोप्लाज्म में से। तो पायरूविक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के अंत में बना था साइटोप्लाज्म में, वहाँ से वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन में दो चीज़ होती हैं, एक तो पायरूवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सारे हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं, तो बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड बच जाती है, वो तीनों मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर एक्सपेल कर दिए जाते हैं। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो एच एटम्स निकाले जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पासिंग करते हैं, और जब वो पास होते हैं तो साथ में एटीपी बनते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो जो ऑक्सीडेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर होती है, जिसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन और पायरूवेट होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो एक चेन के थ्रू होते हैं, जो कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर वाले मेम्ब्रेन है उसके अंदर लोकेटेड होती है। जो पायरूवेट है साइटोसॉल में बना होता है, वो चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, और वहाँ पे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होती है, मतलब ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन उसके ऑक्सीडाइज होता है, मतलब हाइड्रोजन निकाल ली जाती है और बचे हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक रिएक्शंस के सेट में, और जो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होती है उसका नाम है पायरूविक डिहाइड्रोजिनेज। पायरूविक डिहाइड्रोजिनेज को कोएंजाइम चाहिए होती है इस काम के लिए, और वो कोएंजाइम्स हैं कोएंजाइम ए और NAD+। कोएंजाइम ए पायरूवेट से अटैच होती है, और NAD जो है वो उसके एच एटम ले लेती है एक कार्बन में से। तो उसका वो वाला कार्बन जिससे एच एटम निकाल लिए गए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बच जाती है और वो एक्सपेल हो जाती है। पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज ये सब फैसिलिटेट करती है जो एंजाइम है, और ये रिएक्शन आता है पायरूविक एसिड कोएंजाइम ए NAD मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में। एंजाइम कौन सी है? पायरूवेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या बनाती है? एसिटाइल कोएंजाइम ए, कार्बन डाइऑक्साइड और एक NADH बना देती है। इस स्टेप में एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए दो NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं। द एसिटाइल CoA जो बनती है एक कार्बन निकाल देने के बाद, जो एसिटाइल CoA बचती है वो एक साइक्लिक पाथवे में घुस जाती है, जिसको कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। उसको क्रैब साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि हैंस क्रैब ने उसको डिस्क्राइब किया था। TCA साइकिल शुरुआत होती है कि जो एसिटाइल CoA का एसिटाइल ग्रुप है वो ऑक्सैलिक एसिड के साथ कंबाइन करता है और साइट्रिक एसिड बनती है, इसलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कह देते हैं। और एंजाइम है साइट्रेट सिंथेटेज। साइट्रेट फिर आइसोसाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, आइसोमराइजेशन, और फिर दो बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है। एक डीकार्बोक्सिलेशन तो पायरूविक एसिड का पहले हो गया, तभी एसिटाइल CoA बना, और बचे हुए दो कार्बन का दो डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स होते हैं अगले दो स्टेप्स में, और बनता है अल्फा कीटोग्लूटिक एसिड, फाइनली सक्सिडाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड। और जो बची हुई आधी TCA साइकिल है उसमें ये जो सक्सिनिक एसिड होता है इसको वापस से ऑक्सैलोएसिटेट एसिड बनाया जाता है, जिससे कि साइकिल चलती रह सके। तो जब सक्सिनाइल CoA या सक्सिनिक एसिड जब सक्सिनिक एसिड बनता है तो एक GTP प्रोड्यूस होता है। GTP एक तरह का ATP मान लो, क्योंकि GTP के बाद सडनली ADP आता है और उसका एनर्जी लेके और ATP बन जाता है। ये होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल क्यों कहते हैं? क्योंकि हाई एनर्जी सक्सिनिक एसिड सक्साइल CoA से लो एनर्जी सक्सिनिक एसिड बनाया, और जो एनर्जी रिलीज हुई उससे हमने GTP बना लिया। बाकी ATP, इस GTP से ATP बन गया। बाकी ATP जो भी हम इसमें देखेंगे वो बनेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट के ऑक्सीडेशन से बन गया, इसलिए इसको कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। हम आगे देखेंगे कि तीन जगह NADH बना है NAD से, और एक जगह FADH बना है FAD+ से TCA साइकिल के अंदर। एक NADH पहले बन चुका है जब एसिटाइल CoA बना था। ये TCA साइकिल चलती रहे और बराबर ग्लाइकोलाइसिस के प्रोडक्ट अंदर आके और TCA साइकिल में चलते रहे। हमें ज़रूरत है कि जो ऑक्सैलिक एसिड था वो रिप्लेनिश होता रहे बार बार, और NAD और FADH जो थे वो भी वापस आते रहें ताकि वो और हाइड्रोजन एटम ले सके। तो ये NADH और FADH फटाफट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपना
H लूज़ करके और इस साइकिल के लिए रिप्लेनिश हो जाते हैं। तो हम ये देख सकते हैं पायरूवेट जो है वो कोएंजाइम के साथ कंबाइन हुआ, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल गया, मतलब एक कार्बन उसका लूज़ हो गया और एक हाइड्रोजन एटम लूज़ होकर NADH बन गया और कोएंजाइम में से चिपक के बचे हुए 2 कार्बन बन गए एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो थी अब TCA साइकिल में एंटर हो जाती है। कैसे? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ कंबाइन करती है। एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन, तो बनता है 6 कार्बन का साइट्रिक एसिड। ये साइट्रिक एसिड और H एटम लूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, एक और कार्बन एटम निकल जाता है और अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड बन जाता है जो कि 5 कार्बन एटम रह जाता है। अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड फिर से एक कार्बन एटम लूज करता है, किस फॉर्म में? कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, और H लूज करता है जो कि NAD ले लेता है। और ये अल्फा कीटोग्लूट्रिक जब सक्सीडिंग एसिड बनता है एक कार्बन लूज करके, तो उसी लेवल पे एक GTP बन जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। फाइनली बनता है सक्सीनिक एसिड। देखते हैं कि जब सक्सीनिक एसिड बनता है तब सारे कार्बन पायरुविक एसिड के रिमूव हो चुके हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, सक्सीनिक एसिड सक्सीडेड इन एलिमिनेटिंग ऑल द कार्बन्स, द लास्ट रिमेनिंग कार्बन्स आल्सो फ्रॉम द पायरुविक एसिड। लेकिन कुछ H एटम्स अभी लेने बचते हैं, तो सक्सीनिक एसिड मैलिक एसिड बनता है और उसमें से एक H ले लेता है, FADH2 बनता है और फिर मैलिक एसिड फाइनली ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में रिड्यूस हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक और NADH बन जाता है। तो क्रैब साइकिल में हमने देखा 4 NADH बनते हैं, एक FADH2 बनता है और एक GTP बनता है प्रत्येक पायरुवेट के लिए। तो मतलब एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, इसलिए इनकी संख्या दुगनी कर दो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए। यहाँ पे जो एक इक्वेशन नीचे दी गई है ये एरोबिक फेस को समराइज करती है। पायरुविक एसिड 4 NAD, एक FAD और बाकी ADP, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, 4 NADH प्रोड्यूस होते हैं, 4 H प्लस प्रोड्यूस होते हैं, एक FADH2 और एक ATP प्रत्येक पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के लिए। पर अभी तक हमने एरोबिक साइकिल भी हुई ना, तो बहुत सारे ATP देखे और ना कहीं ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट देखा। असल में ये जो NADH और FADH2 बनते हैं ये लाते हैं बहुत सारे ATP बनाते हैं और आखिर में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं। और ये जो 2 चीज़ें होती हैं ये होती हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, जो हम इस लेक्चर के अगले पार्ट में पढ़ेंगे।